Hello dear students, this is Nilesh sir, your SST educator. Welcome to this session. 9 CBSE के बच्चों के लिए आज का पहला लेक्चर. बच्चों, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 4 दिया गया है. हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है. बच्चे कहते हैं सर चैप्टर बड़ा बोरिंग है, पर आज मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं आपके लिए. बच्चों, ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, 3 अलग अलग सेशंस में आपको ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं. सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूं, इसके साथ इसके क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं ताकि ये चैप्टर आपको आसान लगे. वैसे चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर देखिए अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझ में आती है तो वो इंटरेस्टिंग लगती है. अगर उसमें कोई कंफ्यूजन रहे, कोई डाउट्स रहे, तो आपको वो चीज बिल्कुल बोरिंग लगती है. तो आज आपके पूरे डाउट्स इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं. ये चैप्टर हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बच्चों, पहले चैप्टर के शुरुआत में दिए गए बिग क्वेश्चंस पढ़ते हैं. ये क्वेश्चंस हमें ये समझने के लिए मदद करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है. तो बिग क्वेश्चंस क्या है? जैसे हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत होने से पहले भी ह्यूमंस यहां पे रहते थे. राइट, वी आर लाइक अदर एनिमल्स, और हम यहां पे अपनी अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं. हमारे पूर्वज थे, पर वो हमारे जैसे नहीं थे. उनके जीने का तरीका हमारे जैसे नहीं था. तो वो कैसे रहते थे? How did humans communicate before writing was invented? There was a time when people did not know how to write. आज हम कम्युनिकेशन राइटिंग से कर सकते, ठीक है, पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते, पर देयर वॉज अ टाइम राइटिंग वॉज नॉट नोन टू ह्यूमंस. तो वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन तो होता होगा, पर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, उसका यूज उन्होंने लगभग 5000 साल पहले ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग राइटिंग. और उसके बाद के जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से अलग है. 99% ह्यूमन हिस्ट्री, बच्चों 99% ह्यूमन हिस्ट्री राइटिंग के पहले है. ठीक है, सिर्फ 1% ह्यूमन हिस्ट्री जो पिछले 5000 साल की जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ते हैं. सर 5000 साल की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं फिर भी इतना उब जाते हैं उससे. 99% हिस्ट्री के बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है. तो वो कैसे पढ़ते हैं, उसे कैसे समझते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट. बच्चों, आर्कियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन हिस्ट्री को टूल्स, जो भी एक्सकेवेशन से निकला हुए फॉसिल्स है, टूल्स है, पॉटरी है, सील्स है, उसकी मदद से हम आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हिस्ट्री का पता करते हैं. ठीक है, तो आर्कियोलॉजी कैसे हेल्पफुल है ह्यूमन हिस्ट्री को जानने में, समझने में, जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, उस हिस्ट्री को जानने में आर्कियोलॉजी कैसे हमें मदद करती है. हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशंस इंटरैक्ट विथ ईच अदर. देखिए, दुनिया में एक ही समय में अलग अलग जगहों पे सिविलाइजेशंस थी. यहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, सुमेरियंस, मेसोपोटामिया की अलग अलग सिटी स्टेट्स थे. एक ही समय में अलग अलग सिविलाइजेशंस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी. तो क्या वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे? क्या वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, एक दूसरे को पहचानते थे? क्या उनमें कोई इंटरैक्शन होता था? ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बच्चों, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा समझने की, थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है. अगर एक बार कोई चीज समझ में आ जाए तो आपको वो चीज पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट होगा. इतना ही नहीं, आप टेक्स्ट बुक से बाहर जाके भी खुद से कोई चीजें एक्सप्लोर करोगे. देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर हु आर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स वर. हम ये देखने वाले हैं कि हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स जो थे वो कौन थे. मुझे यहाँ पे एनोटेशंस यूज करने हैं, बट ये जो स्लाइड है वो मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही से लिखता हूं.
इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर क्या करने वाले हैं कि हमारे अर्लीएस्ट एंसेस्टर्स जो थे वो कौन थे, कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे, ठीक है, एंड हाउ डिड दे बिकम व्हाट वी आर टुडे, कि हम होमोसेपियंस कैसे बने, कैसे इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, कैसे धीरे धीरे इन सब चीजों में बदलाव हुआ, ह्यूमन लाइफ सेटल हुई, ये हम पहचानने वाले। मेरे बच्चों यहां पे देखिए, द पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग की शुरुआत ही नहीं हुई थी उसके पहले वाला जो पीरियड है वो हम मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मदद से पढ़ते हैं। जैसे पॉटरी हो, स्टोन टूल्स हो, जो भी चीजें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से बाहर निकलती है उनकी मदद से हम उस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि राइटिंग तो अवेलेबल नहीं था। पर यहां पे हम पढ़ने वाले, हम बात करने वाले हैं कि कौन सी अर्लीएस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट करती थी, हम उसकी भी यहां पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए, अर्लीएस्ट राइटिंग सिस्टम्स, तो कौन सी थी अर्लीएस्ट राइटिंग सिस्टम्स? यहां पे 3 राइटिंग सिस्टम्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने इसके पहले भी पढ़ा है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या वो लिखना जानते थे? तो हाँ, उनकी स्क्रिप्ट थी, देखिए उसे सिंधु लिपि कहा जाता है। वो स्क्रिप्ट हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है उनकी सील्स पे, देखिए ये जो सील है, ठीक है। उसके बाद वो स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है उनकी सील्स पे, उनकी पॉटरी पे हमें वो स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ये एक पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट थी, जिसका मतलब होता है कि पिक्चर्स, उस स्क्रिप्ट में पिक्चर्स का यूज होता था कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के सिंधु लिपि। पर बच्चों इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है, इस स्क्रिप्ट को हम आज भी नहीं समझ सकते हैं। इसके भी रीजंस देखेंगे कि इस स्क्रिप्ट को हम क्यों नहीं समझ सकते हैं आखिर, ठीक है। और दूसरी जो है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, बाय द वे क्यूनिफॉर्म एक इंस्ट्रूमेंट होता था, वो एक वेज शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता था, क्ले टैबलेट पे उसे प्रेस करके इस स्क्रिप्ट को बनाया जाता था, ठीक है। ये जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है ये सुमेरियंस यूज करते थे। अब सुमेरियंस मतलब कौन? सुमेर नाम का एक सिटी स्टेट था मेसोपोटामिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया हमारे हड़प्पा जैसी एक सिविलाइजेशन थी, उसमें अलग अलग सिटी स्टेट्स थे, उसमें से एक सिटी स्टेट था सुमेर। तो सुमेरियंस जो थे वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज करते थे। वैसे क्यूनी इस वर्ड का ही मतलब होता है वेज, ठीक है। तो वेज का यूज करके ये क्ले टैबलेट्स पे स्क्रिप्ट बनाते थे, इसलिए उसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। बच्चों इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है। इतना ही नहीं, जो थर्ड स्क्रिप्ट यहां पे देखिए हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, ये एंशियंट इजिप्ट में यूज होती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें तो पिक्चर्स का यूज होता है, ठीक है, लोगोग्राफिक हम जिसको कह सकते हैं। वैसे ये स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसे भी हम लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट कह सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है जिसको हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, वो एंशियंट इजिप्ट में यूज होता था। बच्चों इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है। देखिए आप कहोगे कि सर लगभग ये जो स्क्रिप्ट है इनकी शुरुआत, इनका ओरिजिन एक ही समय में हुआ, मतलब कंटेम्पररी एज में ये स्क्रिप्ट थी। पर हड़प्पन स्क्रिप्ट को हमने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है, पर क्यूनिफॉर्म और हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इन्होंने कैसे इनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया? तो बच्चों इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि देखिए ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, देखिए हड़प्पन सील का यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट बुक में फोटो दिया है और उन्होंने यहाँ पे हमें एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी तक क्यों नहीं डिसाइफर हो पाई है, क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये स्क्रिप्ट डिसाइफर क्यों नहीं हो पाई है, जबकि हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट जो इजिप्शियंस की थी और मेसोपोटामिया में सुमेरियंस की जो स्क्रिप्ट थी क्यूनिफॉर्म, उसको तो डिसाइफर कर लिया है।
पर यह स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाया है। क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? बच्चों, कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपको डिसाइफर करनी है, ठीक है, अगर स्क्रिप्ट डिसाइफर करनी है तो उसके लिए आपको एक बायलिंगुअल डिक्शनरी की जरूरत है, ठीक है। कोई बायलिंगुअल सोर्स अगर आपके पास है तो आप उसको मैच कर सकते हो और उसका मतलब निकाल सकते हो। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स है, उस पे जो सिंधु लिपि है, उसके लिए हमारे पास कोई भी बायलिंगुअल स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। यह पहला रीजन है क्यों यह स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, ठीक है। कोई बायलिंगुअल स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन है, ये जो स्क्रिप्ट है और ये जो लैंग्वेज है, ये हमारी कोई भी नॉन लैंग्वेज जैसे इंडो यूरोपियन हो, ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे इंडो आर्यन, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, लैंग्वेज स्कूल में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। इनमें से किसी भी लैंग्वेज स्कूल को ये लैंग्वेज बिलोंग करती नहीं है, किसी से भी इसका मेल नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको डिसाइफर करना इतना मुश्किल है, ठीक है। आप कहोगे कि सर ठीक है, इसके लिए तो कोई भी बायलिंगुअल डिक्शनरी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, ना ही ये किसी लैंग्वेज स्कूल को बिलोंग करती है। पर व्हाट अबाउट सुमेरियंस, व्हाट अबाउट इजिप्शियंस? तो क्या उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसके लिए हमारे पास कोई बायलिंगुअल डिक्शनरी अवेलेबल थी? उसके बारे में भी बात करेंगे। एक और रीजन मैं यहां पे बताना चाहता हूं, आप ये सिंबल्स देख सकते हो यहां पे, ये ऐसे अलग अलग लगभग 400 सिंबल है। दे आर डिफरेंट सिंबल्स, जिसे हम कह सकते हैं कि वो उनके अल्फाबेट हो सकते हैं। तो आप सोचिए, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, यहां पे लगभग 400 अल्फाबेट है। ये बड़ी दिक्कत की बात है हर किसी अल्फाबेट को समझना। दूसरी बात यह है, यहां पे जो सील देख रहे हो, इसमें कितने 400 में से कितने सिंबल दिख रहे हैं हमें? 5 से 6 सिंबल दिख रहे हैं। बहुत सारी पॉटरी पे, बहुत सारी सील्स पे 4, 5, जो सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है उस पे 26 सिंबल्स है, ठीक है, 400 में से। आप सोचो, अब इतने बड़े अल्फाबेट्स में से, सिलेबल्स में से, उन्हें ये 4-5 सिंबल से क्या समझ में आ सकता है, वो क्या पढ़ सकते हैं? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर दिस स्क्रिप्ट। बच्चों, लेट्स एक्सप्लोर एक्टिविटी में जो क्वेश्चन दिया है उसको मैंने पूरी तरह से यहां पे डिस्कस किया है। आप समझ सकते हो कि आपकी टेक्स्ट बुक का कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जिसे हम इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। पूरी टेक्स्ट बुक, कहते हैं ना लाइन बाय लाइन, तो हमने यहां पे टेक्स्ट बुक की फोटो तो नहीं ली है, पीडीएफ नहीं ली है, पर फिर भी टेक्स्ट बुक का ऐसा कोई पार्ट नहीं रहेगा कि जो यहां पे डिस्कस नहीं होगा। अब देखिए, टेक्स्ट बुक में हमें ये सोर्स भी दिया गया है। क्या दिखाता है यहां पे? आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, सांची में, सांची स्तूपा के बारे में आपने सुना होगा। एम्परर अशोक मौर्य ने यह स्तूपा बनाया था, ठीक है। वहां पे एक रेलिंग पे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है बच्चों, वो यूज होती थी मेनली साउथ इंडिया में। कहां पे यूज होती थी? साउथ इंडिया में यूज होती थी, लगभग 3rd सेंचुरी BCE। बच्चों, BCE का मतलब क्या होता है? आपने कभी इसके बारे में सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा CE, सुना होगा आपने CE, और आपने BCE सुना होगा। लेट मी चेंज द इंक ताकि आपको वो आसानी से समझ में आए। तो आपने CE के बारे में सुना होगा। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब क्या? तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद जो काउंटिंग शुरू हुआ, दैट इज 1, 2, 3, और आज हम आ गए 2026 में, इसे बोलते हैं कॉमन एरा। और BCE किसे कहते हैं? BCE यहां पे देखिए, 3rd सेंचुरी BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट इरा। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो है उल्टी गणना होती है, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। तो BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट इरा, ठीक है। तो एम्परर अशोक मौर्य जो थे, उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉर्मुलाइज किया 3rd सेंचुरी BCE में, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट है, आयरन एज के जो लोग थे सदर्न इंडिया के, वो यूज करते थे। हम इसकी भी बात करने वाले हैं कि आयरन एज किसे कहते हैं, ठीक है, कॉपर एज किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी भी बात करने वाले हैं। सो हमने
साउथ इंडिया में ये स्क्रिप्ट यूज होती थी, और गंगा वैली, नॉर्दर्न इंडिया की गंगा वैली में भी ये स्क्रिप्ट यूज होती थी। ठीक है, तो ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन हमें यहां पे दिखता है सांची, मध्य प्रदेश में सांची, ये एक जगह है जहां पे एम्परर अशोक मौर्य के स्तूपा है, वहां पे ये इंस्क्रिप्शन हमें दिखने को मिलता है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। बच्चों वैसे आपको बता दूं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है, ये स्क्रिप्ट पढ़ना पॉसिबल है। इसके जो भी रिकॉर्ड्स है वो बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री का। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों ये है रोसेटा स्टोन। हम बात कर रहे थे कि कैसे सुमेरियंस ने और इजिप्शियंस ने अपनी स्क्रिप्ट को डिसाइफर, मतलब उन्होंने नहीं किया, बाद में हिस्टोरियंस ने उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कैसे नहीं किया जा सका, क्यों नहीं किया जा सका, इसकी तो हमने बात की। पर सुमेरियंस और इजिप्शियंस की जो स्क्रिप्ट थी उसको कैसे डिसाइफर किया गया, क्यूनिफॉर्म, राइट, हमने उसका नाम देखा। क्यूनिफॉर्म और हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट जो है उसका यहां पे बेस्ट एग्जांपल है। ये जो है ये रोसेटा स्टोन है। रोसेटा एक जगह का नाम है इजिप्ट में। ठीक है, उसका नाम पहले रशीद था, बाद में उसका नाम, अभी उसका नाम रशीद है, वो एक शहर है, और पहले उसका नाम रोसेटा था। वहां पे ये स्टोन मिला, इसलिए उसे रोसेटा स्टोन कहते हैं। बच्चों ये स्टोन ब्रिटिश म्यूजियम में है, और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये एक स्क्रिप्ट है, यहां पे ये एक स्क्रिप्ट है, यहां पे ये एक स्क्रिप्ट है। 3 अलग अलग स्क्रिप्ट में यहां पे लिखा गया है। ठीक है, यहां पे ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीक स्क्रिप्ट जो लोगों को पता थी, ठीक है, उसमें भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है उसमें भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, हाइरोग्लिफिक है, इजिप्शियंस की हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट थी, उसके रिकॉर्ड यहां पे अवेलेबल है। मतलब ये एक बायलिंगुअल सोर्स अवेलेबल हो गया। ये कहां पे मिला, देखिए, पियरी बोचार्ड, अ फ्रेंच आर्मी इंजीनियर, while repairing a fort in Egypt in 1799 में एक फोर्ट का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। वहां पे पियरी बुचार्ड को ये स्टोन मिला, ये जायंट ब्लैक स्टोन मिला। इस पे मिस्टीरियस राइटिंग्स उन्हें दिखी। उन्होंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये रोसेटा स्टोन था। इसमें 3 अलग अलग टाइप की राइटिंग्स थी, इंक्लूडिंग ग्रीक, जिसको लोग जानते थे, ग्रीक स्क्रिप्ट को पढ़ना पॉसिबल था। पीपल कुड स्टिल रीड ग्रीक, सो इट वाज अ ब्रेक थ्रू। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बायलिंगुअल डिक्शनरी मिल गई हो स्क्रिप्ट डिसाइफर करने के लिए। फिर 1822 में एक लिंग्विस्ट थे। अब लिंग्विस्ट कौन होता है, जो लैंग्वेज को स्टडी करता है, स्क्रिप्ट को स्टडी करता है साइंटिफिकली। तो फ्रेंच लिंग्विस्ट थे जिनका नाम था जीन फ्रैंकोई चैंपोलियन। इन्होंने इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, क्योंकि ग्रीक भाषा को लोग जानते थे। ये जो ऊपर दिख रही है मेरे बच्चों, ये जो ऊपर स्क्रिप्ट दिख रही है, ये है इजिप्शियंस की हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। इजिप्शियंस की हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट यहां पे दिख रही है, और इसी स्क्रिप्ट का अलग फॉर्म यहां पे दिख रहा है। ठीक है, और फिर ग्रीक स्क्रिप्ट जिसको वो पहचानते थे, वो भी स्क्रिप्ट यहां पे दिख रही है। तो ये रीजन है क्यों हाइरोग्लिफिक और क्यूनिफॉर्म को डिसाइफर किया गया है। उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली इस स्टोन पे जो लिखा है वो तो एक अलग बात है, ये एक्चुअली एक मतलब प्रिस्ट ने लिखा गया ये एक स्टोन था। ठीक है, इसका वैसे इसमें जो कंटेंट है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, पर इससे जो ब्रेक थ्रू मिला, उस लैंग्वेज को जो समझ सके, फिर बाद में जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स थे इस स्क्रिप्ट ने, ठीक है, हाइरोग्लिफिक और जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है उसमें जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड थे, उनको पढ़ना पॉसिबल हुआ, उनको समझना पॉसिबल हुआ। और ये रीजन है क्यों ये इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू माना जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये रोसेटा स्टोन जो है उसके बारे में टेक्स्ट बुक में बताया गया है लेटर पार्ट में, तब भी हम इसकी बात करेंगे। पर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दूं, तो ताकि आपको ये समझ सके कि हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ना क्यों नहीं पॉसिबल है, और ये बाकी की जो तो स्क्रिप्ट मेंशन की गई है ये अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम्स है। ठीक है, इनको पढ़ना क्यों पॉसिबल हुआ है, ये हमने यहां पे बात की। बच्चों अभी देखिए, राइटिंग का इन्वेंशन होने के पहले और राइटिंग का इन्वेंशन होने के बाद जो ह्यूमन हिस्ट्री है
उसमें फर्क तो है, क्योंकि राइटिंग के सिस्टम जब अवेलेबल नहीं थी तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको फॉसिल्स पे, बोन्स, टूल्स जो भी एक्सकेवेशन से निकलता है उस पर रिलाय रहना पड़ता है, उस हिस्ट्री को जानने के लिए, उस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। पर जब उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया, स्क्रिप्ट इंसान ने लिखना शुरू किया और उसको जब हम डिसाइफर कर सके तो उस हिस्ट्री में एक फर्क है। तो यहां पे एक टेबल दिया गया है, ये टेक्स्ट बुक में टेबल दिया गया है, बिफोर एंड आफ्टर। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसका 99% जो है इट फॉल्स अंडर द बिफोर पीरियड। मतलब 5000 साल पहले की जो हिस्ट्री है जिसके कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री। और आफ्टर में यहां पे जो 1% हिस्ट्री है जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है वो स्टडी हम करते हैं। सर 1% हिस्ट्री स्टडी करके ही हम इतना बोर हो जाते हैं, तो सोशल स्टडीज बिल्कुल पसंद नहीं है और उसमें भी हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 1% हिस्ट्री मतलब इतना सब कुछ है तो आप पूछो मत। बट ठीक है बच्चों, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट आप सोचिए वो कैसे इस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते होंगे। ठीक है, एक्सकेवेशंस करते हैं, एक्सकेवेशन से जो भी मटेरियल निकलता है उसकी एजिंग कौन सी एज को बिलोंग करते हैं उसका मतलब क्या है। इतना ही नहीं बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट्स उन टूल्स को उसका रेप्लिका या मॉडल बना के खुद यूज करके देखते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उसका यूज लोग कैसे करते थे, उससे कैसे एक्सपीरियंस आता था। पूरी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इसके लिए बहुत इंटरेस्ट आपको लगता है, आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाके आर्कियोलॉजिस्ट बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। ठीक है, आप जो जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, आप सोचिए उसकी स्टोरी आपको रिकंस्ट्रक्ट करनी और वो भी साइंटिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मनगढ़ंत कहानी बना दी और उसको लिख दिया और लोगों ने पढ़ लिया और मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो चीज़ें प्रूव होती है 100% साइंटिफिकली उन्हीं को लिखा जाता है, उन्हीं को माना जाता है। अब देखिए जो बिफोर वाला पीरियड है, मतलब राइटिंग की सिस्टम्स यूज करने के पहले जो पीरियड है, उसके जो सोर्सेज जो है रिकंस्ट्रक्शन के, मतलब उस हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज जो है वो है टूल्स, इंप्लीमेंट्स, अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस जिनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। ये मेजर सोर्सेस है रिकंस्ट्रक्टिंग पीपल्स वेज ऑफ लिविंग। अब यहां पे देखिए मटेरियल रिमेन्स तो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग मटेरियल सोर्सेस तो अवेलेबल है, पर उसके साथ साथ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, कि जिससे हम पूरी स्टोरी को, ह्यूमन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल, राइटिंग के सिस्टम दुनिया में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन अगर कोई है तो ये राइटिंग की सिस्टम। मतलब सिविलाइजेशन, इंसान तो वैसे भी जी रहा था, पर सिविलाइजेशन होने के लिए जो सिविलाइजिंग फोर्स है वो राइटिंग है। ठीक है, तो जनरली इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ पीपल व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल बिफोर राइटिंग। पर राइटिंग की शुरुआत होने के बाद लिटरेचर, रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें एक नाम बताते हैं कि जैसे सुमेरियन किंग्स के नाम हमें पता है। ओके, उनके नाम हमें पता है, उनकी कौन सी डेट्स हमें पता है कि वो कब से कब तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक उनका रूल चला, उनकी लाइफ में कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ पता है इन लोगों की। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम देखिए, हम जब कहते हैं, देखिए आप कहते हैं लाइक 1 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये एग्जैक्ट कैसे हो सकता है। 2 मिलियन ईयर्स अगो, 3 मिलियन ईयर्स अगो, ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये एग्जैक्ट कैसे हो सकता है। पर जब राइटिंग की सिस्टम शुरुआत हुई तब उन्होंने डेट्स को नोट किया, तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट्स पता होती है, पीरियड पता होता है, डेट्स ऑफ इवेंट्स सच एज कोरोनेशन, वॉर्स, उसके बारे में हमें पता होता है। जैसे कि आप बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात मत करो, पर मिडिएवल टाइम्स में, ठीक है, मिडिएवल टाइम की हिस्ट्री, उसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि शिवाजी महाराज का कोरोनेशन कब हुआ था। ठीक है, उसकी डेट हमें पता है, उनका बर्थ कब हुआ था ये हमें पता है। ठीक है, उनके मतलब
बहुत सारी डिटेल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि उसका रिटन रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो बच्चों, आप लोगों को आई होप ये चार्ट भी समझ में आ गया। ये टेक्स्ट बुक में दिया गया सोर्स है। वैसे आप लोगों को बता दूं, टेक्स्ट बुक में दिया गया हर एक सोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को मिस ना कीजिए। ये मत समझिए कि ये नोट्स में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्यों पढ़े, ये कहां पे एग्जाम में आने वाला है, इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम सोचेंगे, व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। आप कहोगे कि सर ठीक है ना, रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हो गया, उसके बाद की हिस्ट्री स्टडी करते हैं। अब उसकी पहले की हिस्ट्री निकालने की क्या जरूरत है, हम वैसे भी हिस्ट्री को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो बच्चों, इसके पीछे रीजन है, व्हाई शुड वी स्टडी। शायद एनसीईआरटी को पता था कि बच्चे ये सवाल पूछने वाले हैं, तो उन्होंने इसका जवाब यहां पे एक्सप्लेन किया है कि हमने क्यों स्टडी करनी है ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री को क्यों स्टडी करना है बच्चों। देखिए सर, ह्यूमन हिस्ट्री को हमें क्यों स्टडी करना है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो दिस स्टडी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड्स बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन। देखिए, हम ह्यूमंस हमेशा ऐसे नहीं दिखते थे जैसे हम आज दिखते हैं। बहुत बड़ा बायोलॉजिकल चेंज हुआ है। आपने कभी सुना होगा, कोई कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे, राइट। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो ऐसे ही दिखते थे, बंदर के जैसे। तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की प्रोसेस में हम चेंज देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, इसको समझने के लिए वी शुड स्टडी द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, कि आपको समझ में आए कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में क्या बायोलॉजिकल चेंजेस हुए। और कल्चरल इवोल्यूशन की प्रोसेस को भी समझना जरूरी है, ताकि आज हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, हमारी जैसी रहन सहन है, इन सब चीजों को इस कल्चरल इवोल्यूशन ने इंपैक्ट किया है। बच्चों, हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है, जैसे आज है वैसे हमेशा नहीं था। और चेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी इंसान ने किए, क्योंकि उसको सरवाइव करना था। और सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, इवोल्यूशन जरूरी। कौन सा, कल्चरल इवोल्यूशन जरूरी है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो नेचुरल प्रोसेस है, पर कल्चरल इवोल्यूशन जो है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। और उसको भी समझने के लिए वी शुड स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए, यहां पे उन्होंने बताया कि हमें जो जेनेटिक चेंजेस हुए, देखिए जेनेटिक चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हुए, जेनेटिक चेंजेस हुए। हमारे अर्ली एंसेस्टर्स जो थे उनको कहा जाता था एस्ट्रोलोपिथिकस। क्या कहा जाता है उनको, एस्ट्रोलोपिथिकस। इसमें ऑस्ट्रेलिस का मतलब क्या होता है, तो सदर्न, और पिथिकस का मतलब होता है प्राइमेट। मतलब हमारे पूर्वज जो सदर्न एरियाज में रहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस यहां पे जो दिया है, तो दे इवोल्व्ड इनटू मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड होमो सेपियंस। हम कौन है, ठीक है, हम कौन से स्पीशीज के, होमो सेपियंस है, ठीक है। कि ऐसा इंसान जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है। पर हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्टोन टूल्स बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, ताकि वो अपनी सराउंडिंग, अपनी एनवायरनमेंट से मैच हो सके, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले। सो यू सी, अर्ली ह्यूमंस को स्टडी करके हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं हमारे रूट्स, हमारी जर्नी, एंड हाउ वी बिकेम व्हाट वी आर टुडे। ये हमें सीखने को मिलता है, इसलिए हमें ये हिस्ट्री स्टडी करनी चाहिए। बच्चों देखिए, अभी फ्रॉम सर्वाइवल टू सिविलाइजेशन, ये जर्नी हमें सीखनी है कि पहले तो इंसान को क्या करना था, सर्वाइव करना था। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस से खुद को मैच करना था, और इसलिए उसने टूल्स बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं, सिंपल टूल्स, स्टोन टूल्स उसने बनाए। बच्चों, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी किसने बनाई, होमो सेपियंस ने बनाई। मतलब जो आज के ह्यूमंस है उन्होंने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाई, पर हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राइमेट्स थे,
उन्होंने भी अपनी अपनी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए क्या बनाए, स्टोन टूल्स बनाए। टूल्स, टेक्निक्स, अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि फायर का इन्वेंशन, आप सोचो, व्हील का इन्वेंशन, ये भी तो एक टाइप का टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है जो उन्होंने किया। उन्होंने अपने आसपास में जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनका यूज करके ये एंश्योर किया कि वो सरवाइव करेंगे, चेंजिंग क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस को वो क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स ने सर्वाइवल के लिए क्या किया, टूल्स बनाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टूल्स बनने लगे तो उनके लाइफ आसान होने लगी। जैसे पहले हंटिंग बहुत डिफिकल्ट था, पर जैसे उन्होंने टूल्स बनाए तो हंटिंग आसान हो गया। ठीक है, सो दे कुड फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट इजीली। जैसे हंटिंग के बाद, हंटिंग और गैदरिंग वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, मतलब सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। पर जैसे जैसे उन्होंने टूल्स टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, सो हंटिंग गैदरिंग से वो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में आ गए। मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, अपनी सराउंडिंग्स का ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, और उन्होंने ये समझा कि कुछ क्रॉप्स जो है उनको वो ग्रो कर सकते हैं। उन्होंने फूड क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की, और फिर उनकी लाइफ में बहुत ही रैपिडली चेंजेस होने लगे क्योंकि वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। ठीक है, तो ये जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, हमारे पूर्वज, ठीक है, उन्होंने हंटिंग गैदरिंग से प्रोग्रेस किया और एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन की शुरुआत की। सो सरप्लस फूड उन्होंने ग्रो किया, मटेरियल गुड्स उनके पास आने लगे। उसके बाद सिविलाइजेशन का एमर्जेंस होने लगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रोसेस है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ह्यूमन इनोवेशन, एडाप्टेशन टर्न सर्वाइवल इनटू प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस इनटू सिविलाइजेशन। मतलब पहले तो उसको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, पर जब उसने टूल्स और टेक्नोलॉजी बना ली तो सर्वाइवल मुश्किल नहीं थी। तो फिर उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को सिविलाइजेशन बनाने में यूटिलाइज किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंसान ने कैसे अपनी प्रोग्रेस की, कैसे उसने सिविलाइजेशन बनाई। वैसे हम इस पूरे चैप्टर में बच्चों अलग अलग सिविलाइजेशंस को ही पढ़ने वाले, एंशिएंट सिविलाइजेशंस को पढ़ने वाले। ठीक है, चैप्टर की जो शुरुआत होती है तो शुरुआत में हमें उन्होंने अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में नहीं बताया, उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन सी प्रोसेसेस हुई। आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे टूल्स और फॉसिल्स का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अर्ली एंसेस्टर्स, उन्होंने कहाँ से, अफ्रीका से कैसे वो अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हुए, टूल्स टेक्नोलॉजी उन्होंने कैसे यूज की। और ये सब पढ़ने के बाद फिर हमें देखिए, हमें पढ़ना है पैलियोलिथिक मैन के बारे में, मेसोलिथिक सिविलाइजेशन के बारे में और नियोलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में। ये हमारा अगला सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम उसका जो भी बेस है, ठीक है, उन्होंने चैप्टर के शुरुआत में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन आपको अगर एक बार समझ में आ जाए फिर आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये जो डिवीजन है इसको समझ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स, ओके, फ्रॉम अफ्रीका दे स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए अफ्रीका में हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स रहते थे। ठीक है, इसे ओल्ड वर्ल्ड कहते थे, ये हमारा ओल्ड वर्ल्ड था। और यहाँ से फिर 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, ये अप्रॉक्सीमेट होता है, मैंने पहले ही बताया कि वो कहाँ पे आए, यूरोप में आए। फिर वो एशिया में आए 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, अफ्रीका से वो एशिया में आए। फिर 1.4 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया जा पहुँचे। ठीक है, तो इस दौरान देखिए द एंसेस्टर्स इवॉल्व्ड, lived in Africa, और वहां से फिर they began to move out some 2 million years ago। फिर होमो इरेक्टस, आप लोगों को ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। होमो सेपियंस तो हम हैं, तो होमो इरेक्टस कौन थे? होमो इरेक्टस वो हमारा एंसेस्टर था जो खड़ा रह सकता था। ठीक है, 2 पैरों पे चल सकता था।
ठीक है, पहले तो वो झुकते थे, हाथों का भी इस्तेमाल करते थे मूवमेंट्स के लिए, जैसे बंदर करते हैं। फिर होमो इरेक्टस, ये इवोल्यूशन होने के बाद होमो इरेक्टस जो था वो उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, जैसे कि हैंड एक्स उन्होंने बनाई, क्लीवर्स उन्होंने बनाए। सो दे वर द फर्स्ट होमिनिन। अब होमिनिन कौन होता है? देखो बच्चों, होमिनिन का मतलब सिंपल वर्ड्स में बताओ तो टूल मेकर्स। होमिनिन मतलब वो इंसान जिन्होंने टूल्स बनाए। तो वो पहले होमिनिन थे कि जिन्होंने अफ्रीका छोड़ा और बाहर निकले, उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया, होमो इरेक्टस। तो दे वर द फर्स्ट टू वॉक आउट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। वो दे वॉक्ड अपराइट, दे हैड लार्जर ब्रेन्स देन अर्लियर होमोनिन्स। उनके पहले जो थे, ठीक है, होमो निएंडरथल, ठीक है सॉरी, तो उनके पहले जो थे उनके ब्रेन्स स्मॉलर थे, पर होमो इरेक्टस जो थे दे हैड लार्जर ब्रेन्स। दे मेड एंड यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, कटिंग, सर्वाइवल। देखिए, उन जो भी जानवर वो खाते थे, उन जानवरों को मारते थे, तो उनको भी कट करने के लिए अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स वहाँ पे यूज़ करते थे। पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन टूल जो उन्होंने यूज़ किया वो था हैंड एक्स, ठीक है। क्लीवर्स का यूज़ क्यों करते थे? वो स्क्रैप करने के लिए, एनिमल स्किन को स्क्रैप करने के लिए क्लीवर्स का यूज़ करते थे। इतना ही नहीं, मेसोलिथिक पीरियड में आप देखने वाले हो, पढ़ने वाले हो, वो माइक्रोलिथ्स का यूज़ करते थे, मतलब छोटे छोटे स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। वो ग्रुप्स में रहते थे एंड दे अडॉप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये थे होमो इरेक्टस जो अफ्रीका से निकले, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे, ठीक है। तो ये जो थे ये पहले होमोनिन थे जिन्होंने अफ्रीका छोड़ा, ठीक है, और स्टोन टूल्स बनाए। बच्चों, स्टोन टूल्स बनाने की कॉग्निटिव एबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस में थी, एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं है, ह्यूमंस में ये एबिलिटी थी। उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, अपनी लाइफ को आसान किया। तो हु वर द अर्लीस्ट एंसेस्टर्स होमो इरेक्टस के बारे में हमने बात की। देखिए, ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया जो है, जहां पे हमारे अर्ली एंसेस्टर रहते थे, इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। सो 3.3 मिलियन ईयर्स अगो जो ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस या ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे, मतलब सदर्न प्राइमेट्स, दे वर द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स। फिर उनमें इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और फिर होमो इरेक्टस बने, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? होमोनिन कहा जाता है, टूल मेकर्स, ठीक है। जो टूल्स वो बनाते थे बच्चों, जो टूल्स वो बनाते थे उनको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स भी कहा जाता है। अब लिम्स का मतलब क्या? तो हमारे ऑर्गन्स। तो इन्हें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो टूल्स थे दे एक्टेड एज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हेल्पिंग पीपल डू मोर एंड बेटर। मतलब ये जो टूल्स थे हमारी बॉडी का एक्सटेंशन का काम करते थे। जैसे कि हमारे हाथ, जो चीजें हाथ से नहीं हो सकती है, मतलब किसी जानवर को मारना है, काटना है, जो भी चीजें है, ट्यूबर्स को निकालना है, वो हाथ से नहीं हो सकता है, तो वो टूल्स का यूज करके कर सकते थे, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स कहा जाता है। तो देखिए, उन्होंने ऐसे अलग अलग स्टोन टूल्स का यूज किया, जैसे चॉपर्स, हैंडेक्स, क्लीवर्स और फ्लेक्स, इनका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। देखिए, फिर ये जो इनोवेशन है उससे क्या हुआ, तो वो सरवाइव होने लगे, ठीक है, और ग्रेजुअली वो अडॉप्ट होने लगे अपने सराउंडिंग से, और यही था फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी इंसान को मदद करती है। टेक्नोलॉजी का मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वो टेक्नोलॉजी किसने बनाई? कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाई होमो सेपियंस ने, ठीक है। होमो सेपियंस जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाई, और बाकी के जो प्राइमेट्स थे, बाकी के जो एंसेस्टर्स थे, जैसे होमो निएंडरथल, देखिए होमो इरेक्टस, ये जो थे, और एक होमो हेबिलिस भी है। आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने उनके फोटोज दिए हैं, उनके जो बोन्स है, उनकी जो स्कल है, उसके फोटो दिए, और उसमें आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या आप उनकी जो शेप है, ठीक है, स्कल की शेप, क्या उसमें आप चेंज नोटिस कर पा रहे हो?
ठीक है, उसमें डेफिनेटली चेंज हुआ है, क्योंकि देखिए इंसान जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, अपने दिमाग का यूज करने लगा, तो उसकी ब्रेन का जो साइज है वो बढ़ने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इवोल्यूशन हुआ इंसान में, और दैट इज व्हाट मेड इट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश सिविलाइजेशंस। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये देखिए यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, ये यहाँ पे क्या काम चल रहा है, ये एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सकेवेशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, इसमें आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो अलग अलग क्लू गैदर करते हैं और फिर दे बिल्ड अ पिक्चर ऑफ हाउ पीपल लिव्ड लॉन्ग एगो। सो इन क्लूज को बेटर समझने के लिए मैंने इसके बारे में बात की। इन क्लूज को बेटर समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स बाय मेकिंग एंड यूजिंग सिमिलर टूल्स। मैंने बताया ना, वो रेप्लिका बनाते हैं, ऐसे स्टोन टूल्स को बनाते हैं और फिर उनको यूज भी करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है हाउ अर्ली ह्यूमंस क्रिएटेड, यूज्ड एंड डिपेंडेड ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स इन देयर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में वो इन ऑब्जेक्ट्स पे कैसे डिपेंड होते थे, ये उन्हें पता चलता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी एक सीरियस बिजनेस है, आर्कियोलॉजी एक सीरियस जॉब है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पर बच्चों अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ये भी एक फील्ड है, आप इसमें करियर कर सकते हो। मैं वैसे आपको कन्विंस नहीं करूंगा, पर आप लोगों को एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिया उसको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे एविडेंस फ्रॉम टूल्स एंड फॉसिल्स, हमने अभी बात की आर्कियोलॉजिस्ट की। तो जो टूल्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स, देखिए अलग अलग स्टोन टूल्स को मेंशन किया गया है, जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, फ्लेक्स। ओके, ये अलग अलग स्टोन टूल्स है। फिर क्या मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, स्कल्स, बोन्स, टीथ, फॉसिल रिमेन्स। इससे भी उनको स्टोरी रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद होती है। ठीक है, नाउ होमो हेबिलिस जो है इसको हैंडीमैन कहा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकेवेशन किया, देखिए अर्ली मैन ने स्टोन टूल्स यूज किए। जब टूल्स यूज करके हो जाता था, ठीक है, तो फिर वो क्या करता, उस टूल्स को फेंक देता था। और ये जो टूल्स है ये अर्थ की अपर लेयर्स में बरी हो जाते थे। अब ये बरी टूल्स जो है जब हमें मिलते वापस, तो हमें पता चलता है कि वो किस टाइप के टूल्स यूज करते थे। वैसे ये टूल्स होते थे बहुत शार्प, ठीक है, बट यूज कर करके वो जो है, ठीक है, तो वो खराब हो जाते थे, फिर बाद में वो फेंक देते थे, और वो जब हमें मिलते तो हम स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते थे। तो होमो हेबिलिस जो है लिव्ड इन अफ्रीका। कहाँ पे, ओल्ड वाई गॉर्ज इन तांजानिया, केनिया। ये टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि होमो हेबिलिस मतलब हैंडीमैन, ठीक है, वो तांजानिया और केनिया की जो ओल्ड वाई गॉर्ज है वहां पे रहते थे अबाउट 2.4 टू 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। ये थे होमो हेबिलिस। होमो इरेक्टस की हमने बात की, ये थे पहले माइग्रेंट्स। अब तक तो आपकी समझ में आ गया होगा कि होमो इरेक्टस ही थे कि जिन्होंने अफ्रीका से पहले माइग्रेट किया अलग अलग पार्ट्स में। बाय द वे ये अफ्रीका यहाँ पे है, ओके, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। तो अफ्रीका से ये माइग्रेट हुए, कहाँ पे माइग्रेट हुए, एशिया माइग्रेट हुए, यूरोप, अमेरिका में तो भाई कोई ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो अमेरिका का तो डिस्कवरी नहीं हुआ था तब तक, ठीक है। तो अफ्रीका से वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे, यूरोप, यहाँ पे यूरोप जा पहुंचे। तो ये होमो इरेक्टस का जर्नी। फिर होमो सेपियंस कौन थे, हम, ठीक है। हमारे ऑल ह्यूमन एंसेस्टर्स वर टूल मेकर्स, ठीक है। होमो सेपियंस जो थे उन्होंने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उन्होंने एडवांस्ड स्टोन टूल्स बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बोज एंड एरोज बनाए हंटिंग के लिए, सेफ डिस्टेंस से हंटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब पास जाने की जरूरत नहीं है, कम रिस्क लेना है। हम ह्यूमंस बहुत स्मार्ट है, कम से कम रिस्क लेके हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वेपन्स बनाए हंटिंग के लिए। कंट्रोल ऑफ फायर, ये होमो सेपियंस ही थे कि जिन्होंने फायर को कंट्रोल किया। उन्होंने आर्ट और जो क्राफ्ट है उसकी भी शुरुआत की, मतलब उन्होंने पॉटरी बनाना शुरू किया, कंटेनर्स बनाना शुरू किया, मतलब क्राफ्ट की भी उन्होंने शुरुआत की, वीविंग एंड क्राफ्ट की शुरुआत की। आर्ट एंड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन उन्होंने शुरू किया। जैसे भीमबेटका की जो केव्स है वहां पे हमें क्या दिखता है, भीमबेटका की केव्स में केव पेंटिंग्स है,
तो यस, ये जो इंसान था इसको आर्ट में भी इंटरेस्ट था, वो होमो सेपियंस ही थे। मेसोलिथिक पीरियड में वो पिक्चर्स उन्होंने बनाए, वो केव्स में रहते थे, उसके बारे में भी बात करने वाले। तो बच्चों ये जो टॉपिक्स है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, बस वैसे आपको बता दूं कि राइटिंग की शुरुआत होने के बाद लगभग 5000 साल पहले राइटिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, 5000 साल पहले राइटिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ना। तो मैं बता रहा था कि उसके बाद का जो पीरियड है वो हिस्टोरिक पीरियड है, पर उसके पहले का जो पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग एज में, जैसे पैलियोलिथिक जिसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, नियोलिथिक, बाय द वे पैलियोलिथिक के बाद नियोलिथिक नहीं आता, यहां पे नीचे देखिए आपको ऐसे पढ़ना है, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, जो आपने पढ़ा होगा कि मेसोलिथिक पीरियड में वो माइक्रोलिथ, लिथिक का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडल स्टोन एज। ये ट्रांजिशनल फेज था बिटवीन हंटिंग, गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। मेसोलिथिक पीरियड में ही इंसान ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। उसके बाद आता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। इसको तो रिवोल्यूशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन की शुरुआत यहां पे हुई, इंसान विलेजेस में रहने लगे, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ एनिमल्स का। ठीक है, एक जगह पे सेटल हो गया, आर्ट और क्राफ्ट की प्रैक्टिस करने लगा, ये नियोलिथिक पीरियड था, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। अब नियोलिथिक रिवोल्यूशन जो है उसमें 3 पार्ट आते हैं। वैसे देखिए आप लोगों को प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। ये सिंपल डिवीजन हो गया। नियोलिथिक एज में बच्चों जो भी मेटल्स यूज करने लगे, इंसान ने सबसे पहले तो कॉपर एंड स्टोन का यूज किया। ठीक है, स्टोन का यूज को तो उसने सबसे पहले किया, फिर कॉपर का इन्वेंशन हुआ तो कॉपर का यूज उसने शुरू किया। मेटलर्जी मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना मिनरल से, ये उसने सीख लिया, कॉपर के टूल्स बनाना शुरू किया, इसे कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। फिर कॉपर और टिन का यूज करके उसने ब्रॉन्ज बनाया। ठीक है, तो उसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। वैसे हम जिस भी सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं आगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस हैं। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे वो कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने लगे, मतलब कॉपर का यूज करके ही उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया। ठीक है, पहले स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, फिर मेटल्स का इस्तेमाल करने लगे, और फिर आयरन एज, ये रिसेंट है। ठीक है, आयरन मेटलर्जी की शुरुआत हुई, स्मेल्टिंग आयरन, स्मेल्टिंग, वर्किंग आयरन, स्ट्रॉन्गर टूल्स, वेपन्स, मोर एडवांस सोसाइटीज, ये हमें फीचर समझ में आता है इस एज का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो हमें डिस्टिंक्ट पीरियड में हमने उसको डिवाइड किया है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर ये जो 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया, उसके बाद आती है नियोलिथिक। और नियोलिथिक को हमने मेटल्स के हिसाब से, जिस मेटल का उस एज में यूज होता था उसके हिसाब से फर्दर डिवीजन किया है। तो हम इस चैप्टर में बच्चों, इसके बाद हम पहले तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक सीखने वाले हैं। ठीक है, ये 3 डिवीजन सीखने के बाद फिर हम सीखने वाले हैं जो नियोलिथिक एज की सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन। उसमें आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, उसमें आती है आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामिया के अलग अलग सिटी स्टेट्स जैसे सुमेरियंस, अकाडियंस, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये है हमारा इस चैप्टर के आगे के टॉपिक। बच्चों ये जो सेशन है इसमें हमने जो शुरुआत का एक पूरा पार्ट है, इस इमेज तक आपकी टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, तो इस इमेज तक का जो पार्ट है इस लेक्चर में हमने इस सेशन में कवर किया है। अगले सेशन में, मतलब जो दूसरा सेशन होगा इसी चैप्टर पे, इसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये जो 3 एज है उसको कवर करने वाले हैं। और उसके बाद तीसरा जो सेशन होगा, जो फाइनल सेशन,
उसमें हम जो सिविलाइजेशंस की, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस की मैंने बात की, उनको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। बच्चों सिर्फ हमें टेक्स्ट को नहीं समझना है और उस पर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसकी भी बात करनी है। इसीलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। वैसे दिमाग में रखने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है और ठीक है, मैंने आपके लिए उसको ऑर्गेनाइज किया है। इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो पूरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, हमने इसमें जो है सबसे पहले तो हमने बात की कि इंसान ने कौन कौन सी राइटिंग्स मतलब सिस्टम्स जो है, सबसे पुरानी राइटिंग सिस्टम्स कौन सी थी। ठीक है, अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स, उसकी हमने बात की। फिर हमने किया किस चीज़ की बात की, हमने बात की कि हमने अर्ली हिस्ट्री को क्यों पढ़ना है, वाई शुड वी स्टडी द अर्ली हिस्ट्री, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमने उसमें देखा कि बायोलॉजिकल चेंजेस और उसके बाद कल्चरल इवोल्यूशन जो है उसको समझने के लिए ये हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि इस हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है, हाँ समझ गए सर। फिर हमने देखा उसको स्टडी कैसे करना है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है। तो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस स्टोरी को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, फॉसिल्स, टूल्स, एक्सकेवेशन से जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उन सब का इस्तेमाल करके आर्कियोलॉजिस्ट इस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स हमारे कौन थे। हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स जैसे कि होमो इरेक्टस, जो पहला इंसान था कि जो अफ्रीका से बाहर निकला, यूरोप और कहाँ, एशिया आ पहुंचा। ठीक है, ये हमने सीखा। हमने देखा कि होमो हैबिलिस कौन था। स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हमारे एंसेस्टर को क्या कहते हैं, होमोनिन कहते हैं, टूल मेकर्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों इस पूरे सेशन में हमने डिस्कस की। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेशन में हम क्या करेंगे, इस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो पहले देखेंगे ताकि आपको चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये भी पार्ट जो भी सेशन है उसका पूरा रिवीजन आपको मिल जाए ताकि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चों, पहली बार जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम उससे फैमिलियर नहीं है। ठीक है, ये टीचर्स के साथ भी होता है और स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि फैमिलियरिटी कम होती है तो हमें मुश्किल लगता है। जैसे जैसे हम उसको पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर हमारे लिए वो चीज़ आसान होने लगती है। तो हमारा चैलेंज ये होता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि उसको हमने ठीक से अगर ऑर्गेनाइज किया तो उसको समझना आसान हो जाता है। बच्चों, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें से आपको कुछ वैल्यू मिली है, इसमें से आपकी पढ़ाई में कुछ फ़ायदा आपको मिला है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि यही तो हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं और आपकी पढ़ाई में आपको मदद करें। थैंक यू।